नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 22 मार्च 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज टोटल 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रेट निकोबार में 70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से अप्रूवल मिला है। राइटर कहते हैं गलती कर रही है सरकार, क्यों, डिटेल से डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। दूसरा आर्टिकल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंडिया और जापान के रिलेशनशिप से संबंधित। जापान के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए एक दिन के लिए। तीसरा आर्टिकल वर्ल्ड बैंक में रिफॉर्म से संबंधित है और चौथा हम एथिक्स का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले नेल्सन मंडेला का एक कोट है, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डजंट फील अफ्रेड बट ही हु कन्क्वेस्ट दैट फियर। इसका मतलब देखो ये है, करेज वो नहीं है कि आप डरते नहीं हो, आपके अंदर डर नहीं है। करेज का मतलब ये है आपके अंदर डर है, आप उसे एक्नॉलेज करते हो और उस डर से कन्फ्रंट करते हो, मतलब डर का सामना करते हो। ये है करेज का मतलब एक कॉमन मैन भी देखो, उसको भी डर लगता है। कल को आप ऑफिसर बनोगे, बहुत सी डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना आपको करना पड़ सकता है। हो सकता है पॉलिटिशियन ने आपको कोई धमकी दे दी, मेरा काम करो जो कि कानून के अगेंस्ट है, अदरवाइज मैं बदला लूंगा आपसे। तो उस समय आपको डर लग सकता है। उस समय आपको जो डर लगेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप में करेज नहीं है, बट आप उस डर का सामना करके जो कानून के हिसाब से सही है, जो संविधान के हिसाब से सही है, जो जनता के हिसाब से सही है, अगर वही करोगे तो मतलब आप करेजियस हो, आपके अंदर करेज है कि आप डर का सामना करके डर को ओवरकम करते हो और फिर वो डिसीजन लेते हो जिसमें आपका विश्वास है। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ग्रेट निकोबार आइलैंड में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक जबरदस्त और बहुत बड़े प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया। कहां पर? ग्रेट निकोबार आइलैंड में। पहले आप मैप में लोकेशन देख लीजिए। ये ऊपर वाला जो आइलैंड्स है ना, ये हैं अंडमान आइलैंड्स, और नीचे वाले जो आइलैंड्स है ना, ये हैं निकोबार आइलैंड्स। और स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं अभी इस आइलैंड की, ग्रेट निकोबार आइलैंड। इसके साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर, यहां पे जो आपको डॉट लगाया है ना मैंने अभी, यहां पर 70,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। इसी पर यह पूरा आर्टिकल बेस्ड है। राइटर कहते हैं अप्रूवल नहीं देना चाहिए था, बहुत सारे नुकसान होंगे इस प्रोजेक्ट से। नीति आयोग की गाइडेंस में यह प्रोजेक्ट चलेगा और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आपके मन में आया होगा 70,000 का प्रोजेक्ट है, ये तो पता लग गया, लेकिन क्वेश्चन उठता है क्या इस प्रोजेक्ट में? देखो, सरकार कहती है ये जो प्रोजेक्ट है ये ग्रेट निकोबार आइलैंड की होलिस्टिक डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए है। अब इस होलिस्टिक डेवलपमेंट में ना बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे 14.2 मिलियन 20 फुट एक्विवेलेंट का TEU, ये टर्म पहले भी आई थी, याद होगा आपने, रेलवे का आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। TEU कार्गो की कैपेसिटी को मेजर करने की यूनिट है। इसका मतलब है 20 फुट इक्विवेलेंट, 20 फुट इक्विवेलेंट। तो यहां पे ना इतनी कैपेसिटी का 14.2 मिलियन TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट का कार्गो कैपेसिटी का इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट स्टैब्लिश किया जाएगा। अब फिर से क्वेश्चन आता है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट मतलब शिप से सामान आता है, उतरता है, किसी दूसरे ट्रांसपोर्ट के जरिए कहीं दूर जाता है, मतलब सामान उतरता है एक शिप से, फिर किसी दूसरे ट्रांसपोर्ट मीडियम से दूसरी जगह पे जाता है। ये सब काम होते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर। और कहां पर ये पोर्ट इस्टेब्लिश होगा? ग्रेट निकोबार आइलैंड के गलाथिया बे में। आप एक बार मैप देख लीजिए, मैंने आपको बोला था ना साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर ये पोर्ट इस्टेब्लिश होगा, गलाथिया बे। यहां पर ना सिर्फ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इस्टेब्लिश होगा बल्कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा जिसमें पीक आवर्स में
4,000 पैसेंजर्स एक साथ टैकल किए जा सकेंगे। इसके अलावा 450 MVA मतलब मिलियन वोल्ट एम्पियर गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया जाएगा। एक इको टूरिज्म एंड रेजिडेंशियल टाउनशिप भी इस्टेब्लिश की जाएगी 160 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। तो मतलब बहुत कुछ होगा इस 70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में। गवर्नमेंट यहां पर राइटर के अनुसार पेड़ों को काट के और कोरल रीफ को डिस्ट्रॉय करके, जो ये कोरल रीफ्स होते हैं ना, इनको तबाह करके, पेड़ों को काट के मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज बनाएगी। तो इससे तो डेवलपमेंट नहीं आएगी राइटर के अनुसार। राइटर कहते हैं ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है ना, चेन्नई से 1650 किलोमीटर की दूरी पर है और इंटरनेशनल शिपिंग रूट, जो इंडियन ओशन में इंटरनेशनल शिपिंग रूट है ना, उसका डिस्टेंस ग्रेट निकोबार आइलैंड से सिर्फ 40 नॉटिकल माइल्स हैं। लोकेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है और सरकार ने जो अप्रूवल दिया है ना इस प्रोजेक्ट को, बहुत जल्दबाजी में दिया है। जैसे नीति आयोग ने सितंबर 2020 में रिक्वेस्ट की थी कि आप इस प्रोजेक्ट को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार कीजिए। बाद में मार्च 2021 में एक कंपनी है AECOM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंसल्टिंग एजेंसी है, इसने प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट रिलीज की, क्या किया जा सकता है प्रोजेक्ट से संबंधित। बाद में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है, इन्होंने इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी। और विम्टा लैब्स है, हैदराबाद में है, इस विम्टा लैब्स को बोला गया कि आप इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार कीजिए। रिपोर्ट तैयार की गई, पब्लिक में रखी गई, क्विक अप्रूवल मिले, क्लियरेंस मिले, मतलब बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया गया। ऐसा लगा सरकार जल्दबाजी में है। राइटर के अनुसार जो ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है ना, इसकी टोटल पॉपुलेशन है 8,000। लेकिन देखो, एक बार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया ना, यहां पर ग्रेट निकोबार आइलैंड में 3 लाख के आसपास लोग आएंगे। पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की पॉपुलेशन है 3 लाख। तो ये पूरा अर्बनाइजेशन ग्रेट निकोबार आइलैंड में होगा। इसकी आइलैंड को इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। यहाँ पे जो मेरीन डाइवर्सिटी है या फिर टेरिस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी है, इसको नुकसान पहुंचेगा। इन सब चीज़ों को ख्याल में नहीं रखा गया है। और राइटर एक चीज़ ये बोलते हैं, देखो, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का फायदा तब होता है, मान लीजिए यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इस्टेब्लिश हो गया, शिप से सामान उतरेगा, दूसरे ट्रांसपोर्ट के मीडियम में जाएगा या फिर दूसरे शिप में जाएगा। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का फायदा तब होता है जब अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हो बहुत ज्यादा। अब ग्रेट निकोबार आइलैंड में अंदर तो कुछ हो नहीं रहा ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो क्वेश्चन ये उठता है, ये जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा, क्या ये सफल हो पाएगा? मुश्किल है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो ये जो आइलैंड है ना ग्रेट निकोबार का, ये टोटल 900 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1989 में और 2013 में इसे यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया। इस ग्रेट निकोबार आइलैंड का 3/4 जो एरिया है उसे तो ट्राइबल रिजर्व डिक्लेयर किया गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स अमेंडमेंट रेगुलेशन के अनुसार। अब इस आइलैंड को कॉमर्शियल हब बनाया जा रहा है, तो ये एक प्रकार से इकोसाइड है, मतलब इकोलॉजी की हत्या करने के समान है और कुछ नहीं है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो यहां पे बहुत सारी वल्नरेबल ट्राइबल कम्युनिटीज भी रहती हैं। अब एक बार ये कॉमर्शियल हब बन गया ग्रेट निकोबार आइलैंड, तो उनका क्या होगा? वो तो देखो पूरी तरह से फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, तो उनका जीवन यापन कैसे चलेगा? नेक्स्ट पॉइंट, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि यहां पे जो पेड़ काटे जाएंगे ना, तो उनका एफोरेस्टेशन हो सकता है दूसरी जगह पे एज ए कंपनसेशन के तौर पे। यहां पे देखिए, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट कहती है अगर यहां पे जो पेड़ काटे जाएंगे उनकी जगह कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन किया जा सकता है हरियाणा और मध्य प्रदेश में। राइटर कहते हैं यह सिर्फ और सिर्फ मजाक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। पेड़ काटे जाएंगे ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में, उगाए जाएंगे हरियाणा और मध्य प्रदेश में। इकोलॉजी का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। मध्य प्रदेश और हरियाणा एक तरफ, ग्रेट निकोबार दूसरी तरफ, इकोलॉजी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन से कोरल रीफ भी डिस्ट्रॉय होंगे। तो रिपोर्ट में कहा जाता है कोरल रीफ्स को ट्रांसलोकेट कर दिया जाए, किसी दूसरी जगह पे ट्रांसलोकेट कर दिया जाए इनको।
लेकिन राइटर कहते हैं देखो पास्ट में कोशिश की गई है कोरल रीफ्स को ट्रांसलोकेट करने की, लेकिन सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा कम है। जब ट्रांसलोकेट करने की कोशिश की जाती है ना, कोरल्स में स्ट्रेस आ जाता है और इसलिए ये एल्गी को एक्सपेल कर देते हैं। इस सिचुएशन को कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। मैं बेसिक्स के साथ आपको बताता हूं बिल्कुल आधे मिनट में। कोरल और एल्गी इनकी ना आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, दोनों को एक दूसरे का फायदा होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह हैं। जब कोरल स्ट्रेस में आ जाता है ना, किस रीजन की वजह से, जैसे ओशन टेम्परेचर में बदलाव आ गया, पोल्यूशन बढ़ गया, या फिर सनलाइट का ओवर एक्सपोजर हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसकी वजह से कोरल स्ट्रेस में आ जाता है और कोरल फिर ऐसी सिचुएशन में ना एल्गी को एक्सपेल कर देता है। एल्गी को एक्सपेल करने के बाद में ऐसी सिचुएशन हो जाती है, वाइट वाइट हो जाता है, सिर्फ कोरल रह जाता है, एल्गी तो चला जाता है। एल्गी से कोरल को फूड मिलता है, तो एल्गी के जाने के बाद कोरल जो है डिजीज से ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है। तो इस पूरी सिचुएशन को कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। जब एल्गी कोरल से चला जाता है और ये कोरल वाइट वाइट सा रह जाता है, इसे कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। तो अगर कोरल रीफ को दूसरी जगह ट्रांसलोकेट किया जाएगा तो कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी। सर्वाइवल रेट कम है इस चीज़ का। फिर राइटर ये कहते हैं देखो जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है ना, रिंग ऑफ फायर के बहुत नज़दीक है। रिंग ऑफ फायर क्या है? रिंग ऑफ फायर जिसे देखो सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। ये जो आप मैप देख रहे हो ना, ये है रिंग ऑफ फायर। ये वो एरिया है जहां पे एक्टिव वोल्केनोज हैं। ये पूरा एरिया अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। तो इस रिंग ऑफ फायर लाइन के नज़दीक है ग्रेट निकोबार। यहां पे आने वाले समय में डिजास्टर भी आ सकता है, कोई नेचुरल डिजास्टर। पास्ट में 2004 में सुनामी लहरों ने अपना प्रकोप यहां पे दिखाया था। राइटर एक बात ये बोलते हैं, सुनामी लहरें आने से पहले ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो लैंड है ना, पहले थोड़ा ऊपर उठा हुआ था समुद्र के लेवल से अगर कंपेयर करें, लेकिन सुनामी लहरों के बाद ना धंस गया नीचे। अब धीरे धीरे वो एरिया फिर से ऊपर उठ रहा है। तो राइटर कहते हैं यहां का जो एरिया है ना वो ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब काफी इनस्टेबल एरिया है। और इसको आप यहां पर आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक नहीं है। इसके बाद लास्ट में राइटर ये बोलते हैं कंक्लूजन निकालते हुए, वैसे तो देखो हमारे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बोलते हैं बार बार सस्टेनेबिलिटी की बात, ग्रीन डेवलपमेंट मॉडल्स की बात, कंजर्वेशन की बात, बट ये जो प्रोजेक्ट है ना ये अनसस्टेनेबल है। इन्वायरमेंट लॉज को डाइल्यूट करके इसका इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है, ठीक नहीं है। तो अभी आवश्यकता ये है प्रधानमंत्री मोदी ग्रीन डेवलपमेंट मॉडल के बारे में अपना विजन एक्सप्रेस करें, जो कि देखो एक प्रकार से गाइड के समान हो आने वाले समय में इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ग्रेट निकोबार आइलैंड से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और जापान रिलेशनशिप से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2006 के बाद से ही इंडिया और जापान के बीच में एनुअल समिट ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें दोनों देश के प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट करते हैं, एक साल इंडिया में एक साल जापान में। इस प्रकार से ये एनुअल समिट ऑर्गेनाइज होता है। अभी हाल ही में क्या हुआ, जापान के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए एक दिन के लिए, लेकिन ये जो यात्रा थी ना, इस यात्रा का फोकस इंडिया जापान रिलेशनशिप पर नहीं था। मतलब इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप जो है, इस पार्टनरशिप पर फोकस नहीं था जापान के प्रधानमंत्री की यात्रा में। फोकस कुछ और चीज़ों पर था। जैसे देखो इस बार G20 की प्रेसिडेंसी तो इंडिया के पास है और G7 की प्रेसिडेंसी जापान के पास में है। ऐसे होता है ना कि लाइब्रेरी में दो लोगों ने प्री क्लियर किया, बाकियों का नहीं हुआ, तो वो दो लोग आपस में फिर डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो। मतलब एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कौन सी टेस्ट सीरीज लगाई, इस सब्जेक्ट के लिए कौन सा नोट्स पढ़ रहे हो। तो उसी प्रकार से हम जैसे G7 की प्रेसिडेंसी जापान के पास है, G20 की इंडिया के पास है, तो दोनों लीडर्स ने आपस में डिस्कस किया कि कौन कौन से इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे, इनके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं। मतलब इन मेन इश्यूज को आप इन इश्यूज को G20 के समिट में उठा देना और हम इन इश्यूज को G7 के समिट में उठा देंगे, दोनों आपस में चर्चा कर लेते हैं। मेन देखो एक बहुत बड़ा इश्यू है
फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी कम। यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है, यूक्रेन और रशिया काफ़ी वीट प्रोड्यूस करते हैं, तो ये देश वीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो वीट की कमी हो गई है वर्ल्ड में, फूड सिक्योरिटी जो है वो प्रभावित हुई है वर्ल्ड में। तो दोनों देशों ने चर्चा की, दोनों देशों के लीडर्स ने चर्चा की कैसे वर्ल्ड में फूड और एनर्जी सिक्योरिटी इशू को एड्रेस किया जाए। एनर्जी सिक्योरिटी मतलब रशिया जैसे बहुत गैस वगैरह को एक्सपोर्ट करता है, रशिया से गैस इंपोर्ट करना बंद कर दिया है यूरोपियन कंट्रीज ने, तो गैस की कमी हो गई है। इसके साथ साथ जापान के प्रधानमंत्री ने अपनी इस एक दिन की यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री को $75 बिलियन के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक प्लान के बारे में बताया। ये टर्म याद कर लीजिए, बार बार आएगी आने वाले दिनों में ये टर्म, FOIP, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इस प्लान में जापान क्या करेगा, दूसरे देशों के साथ मिलके, जैसे इंडियन ओशन और आसपास के रीजन में इंडिया के साथ मिलके वो देश जो डेट ट्रैप से सफर कर रहे हैं, जैसे श्रीलंका जैसे देश, मालदीव जैसे देश, उनकी मदद करेगा जापान, ताकि उनको चाइना के चुंगल से छुड़ाया जा सके। चाइना के ऊपर इन देशों की जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, उसे खत्म किया जा सके। और क्या क्या करेगा जापान अपने इस प्लान के अंतर्गत, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा, एयर सिक्योरिटी पे काम करेगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे काम करेगा। कहां पे ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किए जाएंगे, गरीब देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में जो अभी चाइना के चुंगल में है, खास करके फोकस होगा इंडो पैसिफिक रीजन में। इसके अलावा देखो, जापान के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री से बोला, रशिया और चाइना से जो चैलेंजेस आ रही हैं ना, इन पर वर्ल्ड में कंसेंसस इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है, कैसे जापान और रशिया से निपटा जाए। एक प्रकार से जापान के प्रधानमंत्री ने इंडिया के प्रधानमंत्री को बोला कि G20 की प्रेसिडेंसी आपके पास है, तो साफ तौर पे आप रशिया को नेम करो कि रशिया ने अग्रेशन शो किया है यूक्रेन के अगेंस्ट, रशिया को कंडेम करो। हालांकि देखो, अभी तक इंडिया की जो अप्रोच है वो अलग रही है जापान से। जापान तो आपको पता है यूएसए का पार्टनर है, यूएसए के अलायंस में शामिल है जापान। तो जापान ने तो साफ तौर पे बोल दिया कि रशिया की गलती है, रशिया ने इन्वेजन किया है यूक्रेन के ऊपर, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगने चाहिए। इवन यूक्रेन के प्रति अपनी सिंपैथी को शो करने के लिए जापान के प्रधानमंत्री इसके बाद, भारत की यात्रा के बाद, कीव में गए, जो यूक्रेन की राजधानी है, वहां पर गए। मतलब उन्होंने साफ तौर पे शो कर दिया, यूक्रेन रशिया की लड़ाई में हम रशिया के साथ नहीं है, यूक्रेन के साथ हैं। जबकि इंडिया का स्टैंड अभी तक ना न्यूट्रल रहा है, इंडिया ने साफ तौर पर रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया है। राइटर कहते हैं जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे समय में आई है जब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रशिया की यात्रा पर गए हैं। तो जापान के प्रधानमंत्री ने बोला कि हमारा जो ये प्लान है ना $75 बिलियन का, FOIP यानी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, इस प्लान में इंडिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। वैसे भी देखो, जापान और इंडिया के बीच में रिश्ते काफी अच्छे हुए हैं पिछले कुछ सालों में। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट, जापान की मदद से इंडिया इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जापान इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बढ़े बाकी ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में, आसियान के देशों में के साथ में, बांग्लादेश के साथ में। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, अगर देखो G7 और G20 दोनों का एजेंडा अगर सेम रहता है, सिंक्रोनाइज वे में चलता है, तो फिर फायदा होगा। ग्लोबल साउथर्न कंट्रीज जो हैं, जैसे ग्लोब में नीचे के जो साउथर्न कंट्रीज हैं, गरीब देश हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको फायदा होगा। इसके अलावा और भी कॉमन गोल्स हैं, जैसे यूक्रेन वार को खत्म करवाना, चाइनीज एग्रेशन के खिलाफ आवाज उठाना। ये ऐसे इश्यूज हैं जो इंडिया भी चाहता है, जापान भी चाहता है, जिनको एड्रेस करना जरूरी है। लेकिन देखो, इन इश्यूज पे ना बेशक दोनों देश चाहते हैं ये इश्यूज एड्रेस होने चाहिए, बट इन इश्यूज के ऊपर इंडिया और जापान की पोजीशन सेम नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, यूक्रेन रशिया वार में जापान पूरी तरह से यूक्रेन के साथ है, इंडिया न्यूट्रल है। चाइना के इशू पर इंडिया देखो LAC पर चाइना की जो एग्रेशन है उसके अगेंस्ट तो आवाज उठाता है, बट साउथ चाइना सी में जो चाइना की एग्रेशन है ना, उस पर इंडिया कुछ नहीं बोलता। तो इंडिया और जापान की पोजीशन सेम नहीं है सभी इश्यूज पर। इंडिया को एक टाइट रस्सी पर चलना है, दोनों के बीच में बैलेंस स्टैब्लिश करना है।
जापान बोलेगा आप हमारा साथ दीजिए, इंडिया जापान का साथ दे नहीं सकता यूक्रेन वार पे, इंडिया को बैलेंस इस्टेब्लिश करना है, न्यूट्रल रहना है। तो इंडिया की काफ़ी मतलब इंडिया को डिप्लोमेसी में काफ़ी एनर्जी इन्वेस्ट करनी होगी, ये राइटर बोलते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया है इंडिया जापान रिलेशनशिप से संबंधित। चलते हैं आगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो वर्ल्ड बैंक में रिफॉर्म्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? अजय बंगा ये नए चीफ हैं, मतलब नए चीफ होंगे वर्ल्ड बैंक के, तो इनसे काफ़ी उम्मीद है। राइटर के अनुसार वर्ल्ड बैंक को ना अब एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी में तब्दील कर दिया जाए। अभी देखो वर्ल्ड बैंक सिर्फ एक मल्टीपर्पज डेवलपमेंट बैंक बनकर रह गया है जो लोन वगैरह देता है इंडिविजुअल कंट्रीज को। लेकिन देखो अजय बांगा जब इसके लीडर बनेंगे ना, चीफ बनेंगे, तो इनसे उम्मीद है कि ये वर्ल्ड बैंक में रिफॉर्म्स लेके आएंगे और वर्ल्ड बैंक काम करेगा इस प्लेनेट को सस्टेनेबल बनाने की दिशा में और ये सुनिश्चित करने की दिशा में यहाँ पे शेयर्ड प्रोस्पेरिटी आए, यानी इक्वल डेवलपमेंट आए। बट अभी देखो वर्ल्ड बैंक ना पूरी तरह से एक प्रकार से ना मिसिंग है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट में। कभी आपने कोई वर्ल्ड बैंक की एक्टिविटी देखी है? क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कुछ एक्शन लिया हो वर्ल्ड बैंक ने? बहुत ही कम, बहुत ही रेयर। कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है वर्ल्ड बैंक के पास कि आने वाले सालों में वो किस दिशा में काम करना चाहता है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अब तो देखो वर्ल्ड बैंक ओवरली कंजर्वेटिव है, रिस्क अवर्स है। मतलब वर्ल्ड बैंक के पास जो कैपिटल है, कैपिटल को इनोवेटिव ढंग से यूज नहीं करता वर्ल्ड बैंक। क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट में इनोवेटिवली उस कैपिटल का इस्तेमाल किया जा सकता है। लोन पे ज्यादा फोकस करता है, गारंटीज पे फोकस नहीं करता है। इवन वर्ल्ड बैंक की जो प्रोसेस है काफी ब्यूरोक्रेटाइज्ड है, काफी स्लो है। बहुत बार तो विभिन्न कंट्रीज जो हैं दूसरे अल्टरनेटिव्स की तरफ निकल पड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वर्ल्ड बैंक से लोन मिलने में बहुत समय लग जाएगा। समझ गए? इसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है वो रीजनल इश्यूज पे कम फोकस करता है, रीजनल प्रोजेक्ट्स पे कम फोकस करता है, ग्लोबल इश्यूज पे कम फोकस करता है। इंडिविजुअल कंट्रीज को लोन देने पर वर्ल्ड बैंक का ज्यादा फोकस होता है। तो इसलिए आवश्यकता ये है बड़े इश्यूज पर, जैसे देखो प्लैनेट को कैसे मोर सस्टेनेबल बनाया जाए, एनर्जी और इकोलॉजिकली ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, इन सब इश्यूज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए अब वर्ल्ड बैंक को। न्यू रोल होना चाहिए वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल इंस्टीट्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें बहुत सारे इश्यूज को वर्ल्ड बैंक के द्वारा एड्रेस किया जा सकता है। इन प्रोजेक्ट, ये जो इश्यूज हैं इन पर प्रोजेक्ट्स लॉन्च करवाने में मदद की जा सकती है। जैसे देखो क्लाइमेट एडेप्टेशन है, क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव इंपैक्ट हो रहे हैं इनसे कैसे अडेप्ट किया जाए, मिटिगेशन, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग, जो कार्बन क्रेडिट होते हैं उनकी क्या कीमत होनी चाहिए। इसके अलावा इन्वायरमेंटल, सोशल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड नेट जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। नेट जीरो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो टारगेट है, जैसे इंडिया 2070 आते आते ये टारगेट अचीव करेगा, जितना कार्बन इंडिया से एमिट होगा उतना ही एब्जॉर्ब होगा, तो रिजल्ट निकलेगा नेट जीरो कार्बन एमिशन। तो इस टारगेट को अचीव करवाने में विभिन्न देशों की मदद करना, काम बहुत है वर्ल्ड बैंक के पास करने के लिए, लेकिन आवश्यकता रिफॉर्म्स की है। अभी एक बढ़िया इकोनॉमिक विजन नहीं है वर्ल्ड बैंक के पास। अजय बांगा जब अपनी चेयर संभालेंगे तो वो सबसे पहले इस विजन पे काम करें और वर्ल्ड बैंक में ट्रांसफॉर्मेशन लाएं। तो ये पूरा आर्टिकल है वर्ल्ड बैंक में रिफॉर्म्स से संबंधित। अब लास्ट में एथिक्स का एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए क्वालिटी का क्या मतलब होता है। देखो क्वालिटी का सिंपल मतलब ये होता है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड रियलिटी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। आप बैंक में जाते हो और सिटीजन चार्टर में ये लिखा हुआ है अगर आपको अपने बैंक खाते में मोबाइल नंबर चेंज करवाना है तो इसके लिए 1 दिन का वक्त लगेगा। बट जब आप बैंक में एक्चुअल में अपना नंबर चेंज करवाने के लिए जाते हो तो आपको 1 दिन के बजाय 7 दिन लगते हैं। तो सर्विस यानी खराब है, क्योंकि देखो डिफरेंस जो है स्टैंडर्ड और रियलिटी के बीच में काफ़ी ज़्यादा है। दूसरे केस में अगर देखो सिटीजन चार्टर में ये लिखा हुआ है कि आपको अपना नंबर चेंज करवाने के लिए 3 दिनों का समय लगता है, बट जैसे ही आप जाते हो 10 मिनट के अंदर अंदर आपका नंबर चेंज कर दिया जाता है, तो मतलब सर्विस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये तो चलो हमने एक्सपेक्टेशन से भी अच्छी बात कर ली।
इवन देखो सिटीजन चार्टर में अगर 3 दिन टाइमलाइन लिखी हुई है अकाउंट में नंबर चेंज करने की, और 3 दिन में ही नंबर चेंज हो जाता है, 3 दिन ही लगते हैं, तो भी सर्विस क्वालिटी जो है सर्विस की वो अच्छी है। तो इसीलिए क्वालिटी का मतलब ये है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड रियलिटी। अब देखो किसी भी सर्विस की क्वालिटी आप कैसे एक्सेस करोगे। सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि कौन से पैरामीटर्स मुझे मेजर करने हैं। जैसे देखो इस केस में जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया, मोबाइल नंबर चेंज करने की टाइमलाइन, ये एक पैरामीटर है। मतलब इस पैरामीटर की सहायता से हम पता लगा रहे हैं सर्विस एसबीआई बैंक की अच्छी है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम पैरामीटर्स का पता लगाते हैं। दूसरे नंबर पे हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं। 3 दिन में मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, ये एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है। तीसरे नंबर पर एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की जाती है कि वास्तव में जब नंबर चेंज करने की कोशिश की गई तो कितना समय लगा। एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी जाती है तीसरे स्टेप में। और चौथे स्टेप में डिफरेंस मेजर किया जाता है, जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया था और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये स्टेप्स होते हैं किसी भी सर्विस की क्वालिटी का पता लगाने के लिए। इसके अलावा देखो अगर हम क्वालिटी सर्विस के कुछ करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें, अगर देखो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, सर्विस प्रोवाइड करते समय ह्यूमन डिग्निटी का ख्याल रखा जाए। जैसे देखो काफ़ी बार शिकायतें ये मिलती हैं कि पब्लिक सेक्टर में पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं वो बिहेव अच्छे से नहीं करते हैं। वो इस प्रकार से ट्रीट करते हैं सिटीजन्स को जैसे वो बेनिफिशरी हैं, और हम सिटीजन्स को सर्विस प्रोवाइड करके उनको एहसान कर रहे हैं। तो ये जो बिहेवियर होता है बहुत ज़्यादा गलत होता है, ये ह्यूमन डिग्निटी की रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है। सिटीजन फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए सर्विस प्रोवाइडर का। दूसरा, वैल्यू फॉर मनी। अब देखो मान लीजिए गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगाया जाता है आपके घर में, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा ले लिए जाते हैं, या फिर कल को मीटर ख़राब हो जाता है, मीटर ठीक करने के लिए भारी भरकम रकम ले ली जाती है, तो वो सर्विस वैल्यू फॉर मनी नहीं होगी। सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा वो वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। मतलब जितना पैसा दे पर्सन सर्विस अवेल करने के लिए उतने की ही सर्विस होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ सर्विस इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड एंड्योरेंस। इसका मतलब देखो ये है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कोई एम्प्लॉय आपके घर में मीटर ठीक करने आया, तो कम से कम इतना तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय में जो मीटर ठीक किया है वो 2-3 दिनों में, 1 महीने में फिर से ख़राब नहीं हो जाएगा। कुछ निश्चित समय तक वो मीटर ठीक रहेगा। फिर उस सर्विस का फ़ायदा ही क्या। आज आपने कोई चीज़ ठीक करवाई, 1 हफ्ते के अंदर या फिर 15 दिनों के अंदर वो चीज़ फिर से ख़राब हो गई, तो ऐसी सर्विस को आप क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं कहोगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए। और सबसे लास्ट में, सर्विस एक्सेसिबल और रीचेबल भी होनी चाहिए। अब देखो आपको कोई चीज़ की आवश्यकता है और वो चीज़ सरकार दे सकती है, बट आपको पता ही नहीं किसे एक्सेस करना है, कहाँ पे जाना है उस सर्विस को अवेल करवाने के लिए, तो फिर मतलब सर्विस जो है वो आसानी से एक्सेसिबल नहीं है। अगर सरकार प्रॉपर ऑफिस बनाती है, सेंटर बनाती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, लोगों को बताती है कि आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, यहाँ से बनवा सकते हो, तो मतलब सर्विस आसानी से एक्सेसिबल है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस वो सर्विस खिलाएगी जो इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पर खरी उतरती हो। और वैसे तो देखो अगर आप किसी पर्सन से पूछोगे कि जो सर्विस आपने अवेल करवाई है वो कैसी है, ये देखो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कई पर्सन ऐसे होते हैं जिनको सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी लग सकती है, लेकिन कुछ पर्सन असंतुष्ट भी हो सकते हैं जिस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड की गई है। कोई भी एग्जांपल मान लीजिए, आप गए किसी वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में, वहाँ पे आपने नए पानी का कनेक्शन लेना था। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है कि जो ये एक्सपेक्ट करता है जाते ही वहाँ पे कोई रिसेप्शनिस्ट होना चाहिए और बाद में बैठने के लिए सीट्स होनी चाहिए, रिसिप्ट देना चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। मतलब बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है किसी पर्सन के द्वारा, लेकिन कई पर्सन ऐसे होते हैं जो नहीं एक्सपेक्ट करते, वो सोचते हैं सिर्फ काम हो जाए वही सफिशिएंट है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसकी धारणा क्या है सर्विस के बारे में। किसी पर्सन को कोई सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी लग सकती है और वही सर्विस किसी दूसरे पर्सन को अच्छी नहीं भी लग सकती है। आमतौर पर देखो होता क्या है
जब एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं और एक्सपीरियंस भी गुड है तो हम ये कहेंगे क्वालिटी ऑफ सर्विस है। और जब देखो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा कम हैं और एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो सर्विस बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाली है। आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस थी ही नहीं और फिर भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन देखो अगर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो और एक्सपीरियंस बैड हो तो मतलब पुअर क्वालिटी की सर्विस है। और सबसे लास्ट में अगर देखो लो एक्सपेक्टेशंस हो और एक्सपीरियंस भी बैड हो तो आप कहोगे एवरेज क्वालिटी की सर्विस है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा आपकी हाई थी नहीं और एक्सपीरियंस भी बैड रहता है तो आपको ज़्यादा हैरानी होती नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशंस पहले से थी ही नहीं। तो ऐसे केसेस में जो सर्विस होती है वो एवरेज होती है। समझ गए? तो आप ये लिख सकते हो, टेबल बना सकते हो। अगर एक्सपेक्टेशंस हाई, एक्सपीरियंस गुड, मतलब सर्विस क्वालिटी वाली। अगर एक्सपेक्टेशंस लो और एक्सपीरियंस गुड, मतलब सर्विस बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाली। और तीसरा, अगर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई सर्विस से और एक्सपीरियंस खराब, मतलब पुअर क्वालिटी की सर्विस। सबसे लास्ट में लो एक्सपेक्टेशंस और बैड एक्सपीरियंस, मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस जो होगी वो होगी एवरेज। इसके बाद देखो आमतौर पर परसेप्शन ये है, पब्लिक सेक्टर में जो सर्विस होती है वो खराब होती है और प्राइवेट सेक्टर की जो सर्विस होती है वो अच्छी होती है। लेकिन ये परसेप्शन पूरी तरह से ठीक नहीं है, आप जनरलाइज नहीं कर सकते। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर से भी अच्छा काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पासपोर्ट ऑफिस आज के समय में, वो बात अलग है। देखो कुछ पासपोर्ट ऑफिस के अंदर भी कुछ जो सर्विस है वो आउटसोर्स करके रखी है टीसीएस और दूसरी प्राइवेट कंपनीज को। लेकिन ये तो आप मानते होंगे कि गवर्नमेंट के भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पे सर्विस अच्छी होती है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज से भी। पब्लिक सेक्टर के पास देखो रिसोर्सेज कम होते हैं, बर्डन बहुत ज़्यादा होता है एम्प्लॉयज़ पर। इस वजह से काफ़ी बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अच्छे से सर्विस नहीं प्रोवाइड करते। और देखो सभी प्राइवेट प्लेयर्स के साथ ऐसा नहीं है कि सभी प्राइवेट प्लेयर्स अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर एथिक्स में ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन, क्या ये परसेप्शन ठीक है, तो आप बताओगे नहीं, ये परसेप्शन ठीक नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं या फिर कुछ प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो क्वालिटी वाली सर्विस क्यों नहीं प्रोवाइड कर पाते? सबसे पहले तो देखो ड्यू टू स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड बिहेवियर। स्ट्रक्चर जो है, जैसा हमने वर्क कल्चर के टॉपिक में भी डिस्कस किया था, ब्रिटिश इरा का स्ट्रक्चर है। बिहेवियर जो है एम्प्लॉयज़ का वो ठीक नहीं रहता। एक बार किसी की सरकारी नौकरी लग जाए आसानी से हटाया नहीं जा सकता, तो अपने आप को सर्वेंट के बजाय मालिक समझने लगते हैं कई जो पब्लिक एम्प्लॉयज़ हैं वो। नेक्स्ट, लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता खास करके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। थर्ड पॉइंट, देखो रूल्स काफ़ी ज़्यादा रिजिड होते हैं, प्रोसीजर बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो इस वजह से पब्लिक एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी रूल्स के खिलाफ जा नहीं सकते, उनको भी रूल्स का पालन करना पड़ता है। इसी वजह से भी सर्विस काफ़ी बार डिले हो जाती है। और बहुत से पब्लिक एम्प्लॉयज़ में वर्कमैनशिप की जो प्राइड होनी चाहिए कि हाँ हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जनता को, वो प्राइड उनके अंदर नहीं होती। इस वजह से वो डेडिकेटेड रूप से अपनी ड्यूटी नहीं करते निष्ठा के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ स्किल्स होती है बहुत बार, क्योंकि देखो टाइम टू टाइम स्किल्स को अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट बहुत बार पब्लिक एम्प्लॉयज़ शुरुआत में जो स्किल्स उनको दी गई होती है ट्रेनिंग के दौरान, उसके बाद उनकी स्किल अपडेट नहीं की जाती, तो वो बदलते समय के हिसाब से नहीं एक्ट कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट, जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन रिसोर्सेज कम होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। जैसे हॉस्पिटल्स मान लीजिए, दवाइयों की कमी रहती है, डिमांड ज़्यादा होती है, बड़े इतने रिसोर्सेज सरकार के पास होते नहीं, या फिर आप कह सकते हो मिसमैनेजमेंट सरकार कर लेती है। नेक्स्ट, नेक्सस एंड करप्शन। अब देखो बहुत बार सरकार ये बोलती है कि हम दवाइयाँ उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन लोकल लेवल पे जो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है वो दवाइयाँ बेच देता है ब्लैक मार्केट में, या फिर जनता के लिए उपलब्ध नहीं करवाता। तो बहुत बार सरकार की गलती नहीं होती, जो नीचे के लेवल पे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी गलती होती है। हालांकि देखो वो बात अलग है, ये सरकार का ही काम है ये सुनिश्चित करना, हर सरकारी जो कर्मचारी है अपना काम ठीक से करे। मतलब मेन पॉइंट यहाँ पर ये था कि सरकार काफ़ी बार फंड्स एलोकेट कर लेती है लेकिन वो फंड्स पहुँच नहीं पाते ग्रासरूट लेवल पर। अब नेक्स्ट ये है कि सर्विसेज
जो है क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो कैसे इन्हेंस की जा सकती है। प्रॉब्लम्स देखो आपको पता है, सॉल्यूशन आप आसानी से दे सकते हो कि स्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाए, अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और रूल्स जो अभी फ़िलहाल रिजिड हैं उन्हें सिंप्लीफाई किया जाए, स्किल्स दी जाए समय समय पर और रिसोर्सेज डिवोट किए जाएं सरकार के द्वारा, करप्शन को ख़त्म किया जाए। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो, कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो जैसे RTI, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस। हाँ, अच्छी लीडरशिप होनी चाहिए, टैलेंट को नर्चर किया जाए, एक अच्छा वर्क कल्चर मेंटेन किया जाए। इसके अलावा सर्विस को जितना ज़्यादा हो सके ऑटोमेट किया जाए। ऑटोमेट मतलब जैसे फॉर्म्स हैं, पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरने में कितना टाइम लग जाता था, लेकिन अब सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होती है। कंप्यूटर की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसके अलावा देखो कंपनसेशन डिफाइन की जा सकती है। अगर जनता जो है वो टाइम पे अपनी सर्विस नहीं अवेल कर पाती है तो दूसरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर जुर्माना लगाया जाए और जो जुर्माना लगाया जाए उसका पैसा दिया जाए उस पर्सन को जो टाइम पर अपनी सर्विस अवेल नहीं कर सका है। ये कंसेप्ट आया था तेलंगाना में, लेकिन अभी पता नहीं एग्जैक्टली कि वो वहाँ पर चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। राइट टू सर्विस समथिंग था कि सभी डिपार्टमेंट्स को टाइमलाइन पहले से बतानी होगी कि इस टाइमलाइन के अंदर सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। अगर लेट हुआ तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की और फाइन लगेगा और फाइन का पैसा मिलेगा उस सिटीजन को जो सर्विस अवेल करवाना चाहता था लेकिन देरी हुई। वैसे देखो एक सेवात्तम मॉडल भी है जो हमने गवर्नेंस के एक टॉपिक में डिस्कस किया था। सेवात्तम मॉडल में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले सिटीजन चार्टर, दूसरे नंबर पे पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म और तीसरे नंबर पे सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी। तो सेवोत्तम मॉडल से संबंधित जो टॉपिक है आप रिवाइज कर सकते हो। गवर्नेंस में हमने ये डिस्कस कर चुके हैं, बट क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में आपको लिखना हो तो सेवोत्तम मॉडल का जिक्र आप जरूर कीजिएगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था क्वालिटी ऑफ सर्विस से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।